नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। वीडियो गेम्स का दौर शुरू हुआ 1970s में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ। उनमें से एक बहुत ही पहला और मशहूर गेम था पोंग, जो कि एक 2 डायमेंशनल टेनिस गेम था। पोंग को अटारी ने बनाया था और 1972 में रिलीज किया था। इसके ग्राफिक्स बहुत ही बेसिक थे, जिसमें सिंपल लाइंस और डॉट्स हुआ करते थे। गेम प्ले भी बहुत ही आसान था। प्लेयर्स पैडल्स की मदद से बॉल को आगे पीछे हिट करते थे। पोंग की यही सिंप्लिसिटी ही इसकी खासियत थी। इसे ना तो फैंसी ग्राफिक्स की जरूरत थी और ना ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइंस की। इस सिंप्लिसिटी की वजह से ये गेम बहुत हिट हुआ। पोंग ने यह साबित कर दिया कि वीडियो गेम्स एंटरटेनमेंट का एक पॉपुलर जरिया बन सकते हैं। अटारी होम पोंग कंसोल के रिलीज के साथ ही ये गेम लोगों के घरों तक पहुंच गया। पोंग की कामयाबी को देखते हुए बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने खुद के गेम्स बनाना शुरू कर दिए। शुरुआती दिनों में वीडियो गेम हार्डवेयर बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था। इसका मतलब था कि गेम्स सिंपल होने चाहिए। उदाहरण के लिए स्पेस इन्वेडर्स और पैकमैन का डिजाइन बहुत सिंपल था। स्पेस इन्वेडर्स में प्लेयर्स को एलियंस की रोज को शूट करना होता था। पैकमैन में एक मेज में घूमकर पैलेट्स खाने होते थे और गोस्ट से बचना होता था। फोकस फन और एडिक्टिव गेम प्ले पर होता था। इस अप्रोच की वजह से शुरुआती गेम्स क्लासिक बन गए। वीडियो गेम्स में अगला बड़ा बदलाव आया 16 बिट और 32 बिट ईरा के साथ। इस दौर में सुपर मारियो जैसे आइकॉनिक गेम्स रिलीज हुए। सुपर मारियो ब्रॉस, जिसे निंटेंडो ने 1985 में रिलीज किया था, एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। इस गेम में पहले के गेम्स के मुकाबले मोर डिटेल्ड ग्राफिक्स और कॉम्प्लेक्स लेवल्स थे। 16 बिट ईरा ने मोर कलरफुल और वाइब्रेंट विजुअल्स को संभव बनाया। सेगा जेनेसिस पर सोनिक द हेजहॉग जैसे गेम्स ने इन एडवांसमेंट्स को शोकेस किया। सोनिक का फास्ट पेस्ड गेम प्ले और ब्राइट ग्राफिक्स प्लेयर्स को बहुत पसंद आए। सुपर मारियो 64, जिसे 1996 में रिलीज किया गया था, एक ग्राउंड ब्रेकिंग गेम था। इसने 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स और ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। इस गेम ने फ्यूचर 3 डायमेंशनल प्लेटफॉर्मर्स के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया। द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा और फाइनल फैंटेसी जैसे गेम्स ने रिच नैरेटिव्स और इमर्सिव वर्ल्ड्स ऑफर किए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे वीडियो गेम कंसोल्स भी इवॉल्व हुए। सेगा जेनेसिस और SNES 16 बिट एरा के पायनियर्स थे। ये कंसोल्स मोर डिटेल्ड ग्राफिक्स और फास्टर गेम प्ले हैंडल कर सकते थे। प्लेस्टेशन ने 32 बिट ईरा की शुरुआत की। इसमें CD-ROM ड्राइव था, जिससे बेटर ग्राफिक्स एंड साउंड संभव हुए। निंटेंडो 64 ने एनालॉग स्टिक इंट्रोड्यूस किया, जो 3 डायमेंशनल गेम्स में प्रिसाइज कंट्रोल देता था। इसमें 4 कंट्रोलर पोर्ट्स थे, जो इसे मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए आइडियल बनाते थे। 3D ग्राफिक्स में ट्रांजिशन वीडियो गेम हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। प्लेस्टेशन और निंटेंडो 64 इस बदलाव में सबसे आगे थे। टूम रेडर और सुपर मारियो 64 जैसे गेम्स ने 3D एनवायरनमेंट्स के पोटेंशियल को शोकेस किया। प्लेयर्स वर्ल्ड्स को ऐसे एक्सप्लोर कर सकते थे जो पहले पॉसिबल नहीं था। 3D ग्राफिक्स ने डेवलपर्स के लिए नई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। रियलिस्टिक एनवायरनमेंट्स और कैरेक्टर्स बनाने के लिए मोर एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स की जरूरत थी। गेम्स को ग्राफिकल फिडेलिटी और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत थी। इन चैलेंजेस के बावजूद बहुत सारे डेवलपर्स इमर्सिव 3D एक्सपीरियंसेस बनाने में कामयाब हुए। 3D में मूव ने गेम्स के खेलने के तरीके को भी बदल दिया। प्लेयर्स अब सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते थे, जिससे गेम प्ले में डेप्थ आई। डेवलपर्स कॉम्प्लेक्स लेवल्स और पजल्स क्रिएट कर सकते थे, जो 3rd डायमेंशन का फायदा उठाते थे। 3D गेम्स की कामयाबी ने ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी में फर्दर एडवांसमेंट्स को बढ़ावा दिया। रियलिस्टिक ग्राफिक्स इन द 2000s, GTA और कॉल ऑफ ड्यूटी। 2000s में वीडियो गेम ग्राफिक्स के रियलिज्म में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। GTA 3 और कॉल ऑफ ड्यूटी ने नए स्टैंडर्ड सेट किए। GTA 30 ने डिटेल्ड एनवायरनमेंट्स के साथ ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफर किया। कॉल ऑफ ड्यूटी ने रियलिस्टिक मिलिट्री कॉम्बैट को सबसे आगे ले आया। ग्राफिक्स और साउंड डिजाइन ने एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया। इन गेम्स ने मॉडर्न ग्राफिक्स और स्टोरी टेलिंग की पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ने गेमिंग में नया डायमेंशन ऐड किया। पोकेमॉन गो 2016 में रिलीज हुआ। AR गेमिंग में ब्रेक थ्रू था। यह गेम पोकेमॉन को रियल वर्ल्ड में ओवरले करने के लिए स्मार्टफोन कैमरास और GPS का यूज करता था। प्लेयर्स अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करके वर्चुअल क्रीचर्स को कैप्चर कर सकते थे। VR गेमिंग ने ऑक्यूलस रिफ्ट और प्लेस्टेशन VR के साथ ट्रैक्शन गेन किया। ये हेडसेट्स प्लेयर्स को इमर्सिव एक्सपीरियंसेस ऑफर करते थे। बीट सेबर और हाफ लाइफ एलेक्स ने VR के पोटेंशियल को शोकेस किया। प्लेयर्स अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। VR और AR का अपील उनके इमर्सिव नेचर में है। ये टेक्नोलॉजीज वर्चुअल और रियल वर्ल्ड्स के बीच की लाइन को ब्लर करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI और फिजिक्स सिमुलेशंस मॉडर्न गेम्स में बहुत क्रूशियल हो गए हैं।
AI का यूज इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव कैरेक्टर्स बनाने के लिए किया जाता है। द एल्डर स्क्रॉल्स V, स्काईरिम जैसे गेम्स में नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स या NPCs का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। ये प्लेयर और एक दूसरे के साथ रियलिस्टिक तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स सिमुलेशंस गेम वर्ल्ड्स के रियलिज्म को एनहांस करते हैं। रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे गेम्स नेचुरल मूवमेंट्स को सिमुलेट करने के लिए एडवांस्ड फिजिक्स का यूज करते हैं। कैरेक्टर्स बिलीवेबल तरीके से मूव करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये गेमिंग एक्सपीरियंस में डेप्थ और इमर्जन ऐड करता है। AI का यूज प्रोसीजरल जनरेशन में भी किया जाता है। ये टेक्निक मैनुअल डिजाइन के बिना लार्ज डायनामिक वर्ल्ड्स क्रिएट करती है। नो मैन स्काई जैसे गेम्स यूनिक लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम्स के साथ एंटायर प्लैनेट्स जनरेट करते हैं। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। फोर्टनाइट और PUBG जैसे गेम्स के वर्ल्ड वाइड लाखों प्लेयर्स हैं। ये गेम्स कंपेटिटिव गेम प्ले और सोशल इंटरैक्शन ऑफर करते हैं। प्लेयर्स अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप कर सकते हैं या दुनिया भर के दूसरे प्लेयर्स के साथ compete कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स या कंपेटिटिव गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। प्रोफेशनल प्लेयर्स टूर्नामेंट्स में बड़े कैश प्राइजेस के लिए compete करते हैं। लीग ऑफ लेजेंड्स और काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव जैसे गेम्स ई स्पोर्ट्स सीन में बहुत पॉपुलर हैं। ये इवेंट्स इन पर्सन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से लार्ज ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स एक कम्युनिटी की फीलिंग भी देते हैं। प्लेयर्स टीम्स बना सकते हैं, गिल्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं और इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सोशल एस्पेक्ट इन गेम्स के अपील को और बढ़ाता है। मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। क्लैश ऑफ क्लैंस और कैंडी क्रश सागा जैसे गेम्स लाखों लोग खेलते हैं। ये गेम्स पिक अप एंड प्ले करने में इजी होते हैं, जिससे ये वाइड ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। स्मार्टफोन्स के आने से गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है। हाइपर कैजुअल गेम्स मोबाइल गेमिंग में एक पॉपुलर जॉनरा है। इन गेम्स का मैकेनिक सिंपल होता है और इन्हें शॉर्ट बर्स्ट्स में खेला जा सकता है। उदाहरण के लिए फ्लैपी बर्ड और टेंपल रन। उनकी सिंप्लिसिटी और एडिक्टिव नेचर उन्हें कैजुअल गेमर्स के लिए अपीलिंग बनाती है। मोबाइल गेम्स अक्सर इन ऐप परचेसेस के साथ एक फ्री टू प्ले मॉडल यूज करते हैं। प्लेयर्स गेम को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एडिशनल कंटेंट के लिए पे कर सकते हैं। यह मॉडल बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ है। यह डेवलपर्स को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने और माइक्रो ट्रांजैक्शंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने की सुविधा देता है। गेमिंग का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। नई टेक्नोलॉजीज के साथ क्लाउड गेमिंग सबसे प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स में से एक है। गूगल स्टेडिया और एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग जैसी सर्विसेज प्लेयर्स को इंटरनेट पर गेम स्ट्रीम करने की सुविधा देती हैं। ये पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत को खत्म करता है, जिससे गेमिंग और ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर रहा है। मेटावर्स एक वर्चुअल यूनिवर्स है जहां प्लेयर्स इंटरैक्ट और एक्सप्लोर कर सकते हैं। फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स जैसे गेम्स इस आइडिया के अर्ली एग्जांपल्स हैं। ये पर्सिस्टेंट वर्ल्ड्स ऑफर करते हैं जहां प्लेयर्स सोशलाइज, क्रिएट और प्ले कर सकते हैं। क्लाउड गेमिंग और मेटावर्स में इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। ये गेम्स को एक्सपीरियंस करने और दूसरों के साथ कनेक्ट होने के नए तरीके ऑफर करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज गेमिंग और रियलिटी के बीच की लाइंस को ब्लर कर सकती हैं। गेमिंग का फ्यूचर और भी ज्यादा इनोवेटिव और एंगेजिंग होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।